Dear students, welcome to our channel Mathematics and Computer Science Essentials। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सेंसिटिविटी और उसमें हम सिर्फ एक केस को डिस्कस करेंगे और वो है ग्राफिकल सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट वी मीन बाय सेंसिटिविटी। Sensitivity is actually defined as the post optimal analysis as well। इसमें सेंसिटिविटी की जरूरत कब पेश आती है कि एक प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग का हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे सामने है। उस सोल्यूशन को सामने रखते हुए हम फर्दर प्रिडिक्शंस या फर्दर जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस मॉडल की मौजूदा सोल्यूशन के साथ। फॉर्मल डेफिनेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस की है। Sensitivity analysis is a process that helps to determine how independent variables affect the dependent variables। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉफिट है तो देखना है कि प्रॉफिट जिन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है उनकी स्लाइड चेंजेस प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट कर सकती है। अगर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी क्वांटिटी की मैन्युफैक्चर्ड अमाउंट है तो हमने देखना है कि वो जिस अमाउंट पे डिपेंड करता है उसमें वेरिएशन उसको कैसे इफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें हर वेरिएशन के रिजल्ट में, हर चेंज के रिजल्ट में मॉडल को दोबारा से सॉल्व नहीं करना। हम उसी सोल्यूशन को ही माइंड में रखते हुए फर्दर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल सेंसिटिविटी। डेफिनेटली ये ग्राफिकल सेंसिटिविटी सिर्फ एक केस में सूटेबल है और इसका पर्पस क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन या हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू डिसीजन वेरिएबल से बनता हो यानी टू डायमेंशनल प्रॉब्लम हो तो हम सिर्फ उसकी ग्राफिकल सेंसिटिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। और एक तरह से ये बेनिफिशियल भी है क्योंकि हमारे सामने फिजिबल रीजन भी होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी होता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हम ग्राफिकली विजुलाइज कर सकते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए कि ग्राफिकल सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, हम एक वेल नोन प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। आप सबको ये याद होगा कि रेडी मिक्स मॉडल कौन सा था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। मैं रिमाइंड करवा दूं, रेडी मिक्स मॉडल में कंपनी ये डिजायर करती है कि वो दो किस्म के पेंट प्रोड्यूस करती है, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट, और वो सेल होते हैं $5,000 पर टन और $4,000 पर टन के हिसाब से। तो हमारा टारगेट, कंपनी का टारगेट था कि इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और डिसाइड ये करना है कि कितना एक्सटीरियर पेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करना चाहिए और उसकी बेस पे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब इसके साथ साथ ये था कि दोनों पे टाइप के पेंट्स की प्रोडक्शन में दो किस्म के मटेरियल यूज होते हैं। तो मेड अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दिस इंटायर प्रॉब्लम और इसके अंदर चार कंस्ट्रेंट्स हैं। एक ये है कि मटेरियल ऑफ M1 मटेरियल मैक्सिमम 24 टन अवेलेबल है और मटेरियल M2 मैक्सिमम 6 टन अवेलेबल है। और फिर दो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स भी थी कि जो इंटीरियर पेंट है वो एक्सटीरियर पेंट से ज्यादा 1 टन ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है और इंटीरियर पेंट जो है उसकी लिमिट 2 टन से ज्यादा नहीं है। हमने इसको मॉडल किया। हमने नंबर ऑफ टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट को X1 कंसीडर किया और इंटीरियर पेंट को X2 कंसीडर किया। इससे हमने फार्मूलेट किया प्रॉफिट 5x1 प्लस 4x2 और इसे मैक्सिमाइज करना था। और साथ कंस्ट्रेंट्स बन गई कि मटेरियल M1 यूज्ड की इक्वेशन इनक्वालिटी बनी 6x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 24। दिस इज द टोटल material M1 used in producing exterior paint and interior paint of X ton, X1 ton and X2 ton respectively। सेकेंड कंस्ट्रेंट भी M2 मटेरियल की है। ये दो कंस्ट्रेंट्स बन गए। ये मॉडल बनाने के बाद हम इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया और ये बन गया मैक्सिमाइज दिस लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू दीज फोर इनक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। और सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप की हैं। X1 X2 फिजिकल कंस्ट्रेंट हैं जो कि फिजिकली हमें अंडरस्टूड है कि ये जीरो से लेस नहीं हो सकती नंबर ऑफ टन्स प्रोड्यूस्ड फॉर टू टाइप्स ऑफ पेंट्स। हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया। ग्राफिकली सॉल्यूशन में हमने हर इनइक्वालिटी से रिलेटेड लाइन और हाफ प्लेन ड्रॉ किया और इंटरसेक्शन सारों का हमारे पास ये फिजिकल रीजन बना।
देन वी डिसाइडेड के फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक किया और हमें पता चला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट 3,1.5 पे है और ये इस पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू $21,000 इसका प्रॉफिट है। और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली 3 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट और 1.5 टन ऑफ इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करती रहे तो इनको प्रॉफिट $21,000 हो सकता है। अब इसमें हमारे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है कॉर्नर पॉइंट 3,1.5 पे। और 3.1.5 जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स की बजाय सिर्फ दो कंस्ट्रेंट्स के जो बाउंड्री लाइंस हैं, इनको एक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं और एक्टिव कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, इन पे लाई करता है। तो सेंसिटिविटी डेफिनेटली जब हम पढ़ेंगे तो वो इससे रिलेटेड होगी, इस पॉइंट से और फिर ये दो कंस्ट्रेंट्स के साथ। नाउ व्हाट वी मीन बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फार्मूलेट हुआ, देखें इसके स्टेजेस क्या बनते हैं। प्रॉब्लम हमने सुना समझा, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया और फिर हमने उसे पता चला कि उसमें चूंकि दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो हमने उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या सिचुएशन है? इसके बाद सिचुएशन ये है कि यहां हमारे पास तीन किस्म की चीजें नजर आ रही। एक है प्रॉफिट। कंपनी डिजायर करती है कि हम अपनी भाई प्रोडक्शन इसी तरह की करते रहे, हम 3 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट और 1.5 टन ऑफ इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करते रहेंगे इन कंस्ट्रेंट्स के अंडर। क्या कोई वे है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है $21,000 से? या हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई अगर आपका ये प्रॉफिट इस सिचुएशन में $21,000 है तो कल कला इसको रिस्क क्या हो सकता है, ये कम से कम इस प्रोडक्शन के साथ इन कंस्ट्रेंट्स के विद रिस्पेक्ट यही प्रॉफिट आपका कम से कम कहां डाउन जा सकता है। यानी आप ये इस मॉडल की सोल्यूशन 3 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट और 1.5 टन ऑफ इंटीरियर पेंट जो है ये इन कंस्ट्रेंट के हिसाब से प्रोड्यूस करते रहिए जब तक कि आपको प्रॉफिट मिलता रहे। तो हमें ये बताना है कि आपको इस प्रोडक्शन पे प्रॉफिट कब तक मिलता रहेगा। अब इसमें कौन रोल प्ले करेगा? डेफिनेटली इसमें ये जो कॉस्ट्स हैं, पर टन एक्सटीरियर पेंट की कॉस्ट है और पर टन इंटीरियर पेंट की कॉस्ट है, ये रोल प्ले करेगी, ये वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल वेरी कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर पेंट की डिमांड बढ़ जाती है और कंपनी उतने प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर हम जानते हैं कि क्या होता है जब डिमांड बढ़ जाए और प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली कंपनी या तो बढ़ा देती है या फिर मिडल मैन जो भी सप्लायर्स हैं वो कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो ये कॉस्ट जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट विल इंक्रीज। या कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे लाइक ये पेंट्स का प्रॉब्लम है तो एक्सटीरियर पेंट में रेनी सीजन आ जाता है, या जैसे पिछले दिनों कोविड पिछले सालों में आया था तो ये कंस्ट्रक्शन और सारा ये काम काफी ठप हो गया था तो बहुत सारा लोगों का बिजनेस खराब हुए, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो डेफिनेटली कंपनी ने इसको सेल तो करना है, कंपनी स्टोरेज इसे सेंड तो ऐसे हम सेल तो करना है, तो वो क्या करेंगे, इसकी प्राइस कम कर देंगे। लेकिन कंपनी प्राइस कम करेगी लेकिन तब तक उतना कर सकती है जितना उसको प्रॉफिट होता रहे एक्सेप्टेबल। इसी तरह से अगर कंपनी कहती है कि नहीं मैं किसी तरह से जी आप प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम कहीं से मटेरियल M1 थोड़ा सा मजीद यानी कि 4 टन और अरेंज कर लेते हैं, या मटेरियल M2 6 टन की बजाय हमारे पास 10 टन अवेलेबल है, यानी ये राइट हैंड साइड इनक्वालिटीज जो है ये हम चेंज कर दें, तो क्या फिर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है, क्या ये हमें प्रॉफिट देगा, इससे बेहतर प्रॉफिट देगा? या इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखिए कि इधर कोएफिशिएंट्स है, ये यूसेज है मटेरियल X1 की, मटेरियल M1 की इन पेंट एक्सटीरियर पेंट एंड इंटीरियर पेंट। तो अगर ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है यानी इसमें यूसेज का डिफरेंस बनता है, क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा सोल्यूशन के हमारे प्रॉफिट पे? तो तीन किस्म के जो हमें नजर आते हैं वो प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले इस हमारी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो z की वैल्यू हमारे पास 21 आती है। अगर हम ये z की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है जो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रॉफिट हमें बताती है। इस लाइन को हम आइसो प्रॉफिट लाइन कहते हैं, इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। अब मजीद सिचुएशन हमारे सामने है कि ये प्रॉफिट लाइन है, ये दो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास और ये फिजिबल रीजन है।
नाउ व्हाट आर द सेंसिटिविटी क्वेश्चन? जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिट कोएफिशिएंट्स को वेरी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड का मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, या कंपोजिशन चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट कोई नई आ जाती है, तो यही मॉडल कब तक वैलिड रह सकता है? तो हम ये चाहते हैं, इसको अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली बोलना चाहें, इफ करंट सोल्यूशन रिमेन्स द सेम देन व्हाट आर अलाउबल चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स? ये ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स जो हैं, कॉस्ट्स हैं पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट एंड इंटीरियर पेंट, ये कितना चेंज कर सकते हैं हम लोग? मतलब ये चेंज हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ध्यान हम ये रखना चाह रहे हैं कि हमारी जो करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो सेम रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, यानी ये मॉडल सेम रहे, प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो रिसोर्सेज हैं या प्रोडक्शन की कंस्ट्रेंट जो है, इनमें वेरिएशन आ जाए तो क्या ये करंट सोल्यूशन हमारी किस तरह से चेंज हो सकती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास प्रॉफिट क्या बना सकती है? तीसरा केस है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के जो कंस्ट्रेंट्स कोएफिशिएंट्स है, मीन प्रोडक्टिविटी की जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की वो चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या असर होता है? तीन किस्म के प्रॉब्लम स्टडी किए जाते हैं सेंसिटिविटी में। मेन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोएफिशिएंट्स की वेरिएशन, राइट हैंड साइड जो बी आईज हैं इनकी वेरिएशन, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंस्ट्रेंट्स कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वेरिएशन। और एक आखिरी केस है कि अगर इनमें कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व हो जाती है, चार का सेट पहले से मौजूद है, एक कंस्ट्रेंट और ऐड हो जाती है, तो उस कंस्ट्रेंट की एडिशन से इस मॉडल पे क्या असर होगा? क्या इसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट ये मॉडल बढ़ाएगा या प्रॉफिट डाउन करेगा? कहीं कोई नई फॉर्मुलेशन तो नहीं करना पड़ेगी। अब हम पढ़ना चाहते हैं इस स्टडी में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ग्राफिकल सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरिएशन, कॉस्ट कोएफिशिएंट्स की वेरिएशन। अब ग्राफिकल सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हम फंक्शन कोएफिशिएंट्स पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम है, रेडी मिक्स मॉडल है और हम इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x1 प्लस 4x2 की वेरिएशन देखना चाहते हैं। अब इसका इसका पर्पस क्या है? हम ये चाहते हैं कि इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन द सेम देन हाउ प्रॉफिट में गेट्स अफेक्टेड इफ चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स अकर। अब चेंजेस इन कोएफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में मतलब इसका क्या हुआ? जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अब हमारा आज का फोकस जो होगा वो सारा इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे रहेगा, और इसमें हमारी एजम्पशन क्या है कि हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो फिक्स रहेगी। अगर हम ये सोचें कि x1 का कोएफिशिएंट यानी कॉस्ट ऑफ एक्सटीरियर पेंट कितनी कम हो सकती है या कितनी बढ़ाई जा सकती है, डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और कॉस्ट कम करने से प्रॉफिट कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी कॉस्ट 4 से कम करके, 5,000 डॉलर से कम करके पर टन इसकी कॉस्ट कर देते हैं $4,000, तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू क्या बनेगा? ये जब हम पॉइंट पुट करेंगे इसमें लेफ्ट साइड पे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब है $1,000 कमी के साथ हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 18,000, बट इट इज येट अ प्रॉफिट और उसी पॉइंट पे मिलता है, इसलिए दिस चेंज इज पॉसिबल। हम इसको और कम करते हैं, अगर हम $3,000 कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट $15,000 आ जाएगा इसी प्रोडक्शन पे, और इसी पॉइंट पे ही ये प्रॉफिट बनेगा। अगर हम इसकी प्राइस और कम कर देते हैं, यानी इसकी $2,000 तक ला सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट इस पॉइंट पे 3 and 1.5 पे $12,000 तक आ जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इट इज येट प्रॉफिट। अब यहाँ एक और सिचुएशन है, ये देखिए कि ये हमारी प्रॉफिट आइसो प्रॉफिट लाइन बिल्कुल कोइंसाइड हो गई है हमारी एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट सोर्स M2 के साथ, यानी x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है। अगर हम प्रोडक्शन इसकी 3 और 1.5 की बजाय 2,2 करें तो इतना प्रॉफिट हमें $12,000 इससे भी मिल सकता है। तो हमारे पास इस केस में सेवरल सॉल्यूशंस आ जाते हैं और सेवरल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं वो एक नहीं है बल्कि पूरी बाउंड्री लाइन बन जाती है, एंड दिस केस इज पॉसिबल क्योंकि ये सारे फिजिकल सॉल्यूशंस है। बट अगर हम इसकी प्राइस और कम कर देते हैं, व्हाट हैपेंस? तो फिर हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो है वो फिजिबल रीजन के अंदर चली जाती है। अब इसमें दो प्रॉब्लम हो गए। एक प्रॉब्लम ये हुआ कि ये
फिजिबल रीजन के अंदर चली गई तो इसका मतलब है दिस पॉइंट विल बी नो लॉन्गर ऑप्टिमल पॉइंट। क्यों? क्योंकि थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा किस पे एग्जिस्ट करेगी, कॉर्नर पॉइंट पे। तो अब ये लाइन इसके अंदर से पास कर रही है तो इसका मतलब है इसकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके अंदर वाले पॉइंट्स पे भी यही बनेगी, और वो बनेगी 9.9 थाउजेंड डॉलर। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम इसकी प्राइस इससे कम नहीं कर सकते, $2,000 से कम नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा ये जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला पॉइंट है इट विल रिमेन नो लॉन्गर ऑप्टिमल। तो इसका मतलब है इसकी लोअर बाउंड में पता चल गई कि x1 की वेरिएशन कम से कम जो है वो 2 तक आ सकती है। अब हम इसको बढ़ाने की तरफ चलते हैं। अगर इसकी कॉस्ट बढ़ाते हैं, $5,000 से बढ़ाकर हम $5,500 कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है 22.5, और वो इसी पॉइंट पे बनता है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन सेम रहता है। और बढ़ाते हैं और वो कोइंसाइड हो जाती है दूसरी बाइंडिंग लाइन के साथ, यानी कि रिसोर्स लाइन M1 के साथ, लेकिन प्रॉफिट हमारा इस केस में 24,000 तक चला गया। और अगेन सेम सिचुएशन, अब ये कोइंसाइड होगी इस बाउंड्री के साथ। अब फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम चाहें तो 4 टन ऑफ एक्सटीरियर और 0 टन ऑफ इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करें, तब भी हमें इतने प्रॉफिट होगा। और इन फैक्ट इस पूरी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, इन सब फिजिबल, इन सारे पॉइंट्स हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट्स बनेंगे। सो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट सेवरल ऑप्शंस फॉर कंपनी टू प्रोड्यूस, और ये ऑप्टिमल रहेगा। बट अगर इससे हम मजीद बढ़ाते हैं इसको, तो आइसो प्रॉफिट जो लाइन है वो फिजिबल रीजन के अंदर चली जाती है, और हमारा ये पॉइंट नो मोर ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि फिजिबल रीजन के इनसाइड ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट्स अगेंस्ट थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि आप देखिए कि इसमें ये कंस्ट्रेंट अब रिडंडेंट हो गई, इसका कोई इफेक्ट नहीं है अगर ये लाइन इसके अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये लाइन हमारे पास जो प्रॉफिट लाइन है ये इससे आगे नहीं जा सकती। सो हमने देखा कि X1 की कॉस्ट जो है वो किस तरह से वेरी कर सकते हैं, और वेरी करने के लिए जरूरी है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है वो इन दो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स की लाइंस के दरमियान रहे। सेम सिचुएशन X2 की बनेगी। So cost of exterior paint X1 can be varied so that the profit line stays within the binding constraints, which are these two. Similar case is with the cost of interior paint X2. That can also be varied so that the profit line stays within the binding constraint. Now, how is it possible? Mathematically इसे कैसे डील किया जाएगा? ये पॉसिबल कैसे होगी? जब हम इन दोनों की स्लोप्स कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव लाइन की भी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो हम हमारा टारगेट क्या होगा कि जो लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन बनती है आइसो प्रॉफिट लाइन, वो स्टे करे विद इन द कोन जनरेटेड बाय दीज टू बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। और वो कब स्टे करेगी? जब इसकी स्लोप इन दोनों की स्लोप्स के दरमियान होगी। सो मिनिमम ऑफ स्लोप ऑफ M1 line and slope of M2 line and maximum of slope M1 and slope M2, इनके दरमियान स्लोप ऑफ Z लाइन होनी चाहिए। सो अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि सेंसिटिविटी ऑब्जर्व करने के लिए हमें X1 और X2 के कोएफिशिएंट्स को वेरी करना है। अगर हम वेरी करें तो उसके स्टेप्स, अब पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले X1 और X2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स हैं 5 और 4 से चेंज करके उन्हें कांस्टेंट्स बना देंगे, और ये जो वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं इनफैक्ट ये पैरामीटर्स हैं। इनकी जब वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी तो इनका रोल कांस्टेंट उस प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यूज हम चूंकि चेंज करने जा रहे हैं तो दे हैव बीन चेंज टू द वेरिएबल्स। सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई है। इसके बाद हम इसकी और ये जो हमारे पास बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी इक्वेशंस की हम लोग स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड स्लोप्स ऑफ प्रॉफिट लाइन एंड द बाइंडिंग लाइंस। स्लोप्स मालूम किया तो ये हमारी हो गई स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइन माइनस नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ X1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ X2। सिमिलर वे में हम बाकी दो भी स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप ऑफ फर्स्ट M1 इक्वेशन इज -6 डिवाइडेड बाय -4 विच इज सिंप्लीफाइड टू -3/4 2। और फिर हम स्लोप ऑफ फाइंड करते हैं X1 + 2X2 = 6 की, दैट विल बी नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ X1 ओवर 2 -1/2।
अब इनमें से हम ऑब्जर्व करें तो M2 और M3 में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो -3/2 है और जो बिगर वैल्यू है -1/2 है। सो स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड लाई इन बिटवीन दीज टू स्लोप्स। हमारे पास फिर क्या बनी इनइक्वालिटी, M2 M1 शुड बी इन बिटवीन M2 एंड M3। हमारे पास ये कंडीशन बनती है। इनको ऑर्डर करते हैं। मिनिमम ऑफ दीज टू इज -3/2 is less than equal to slope of z line is less than equal to maximum of these two which is -1/2। अब हमारे पास ये स्लोप की इनइक्वालिटी बन गई। इस इनइक्वालिटी से अब हम टर्म बाय टर्म सेंसिटिविटी चेक करेंगे। C1 की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए हम C2 को ओरिजिनल कोएफिशिएंट 4 के इक्वल पुट कर देंगे और इनइक्वालिटी के अंदर C2 को जब 4 लगाएंगे तो ये एक नई इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी में से C1 की रेंज ढूंढने के लिए हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू शुड रिमेंबर कि जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाती है। सो -4 से सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी 6 ग्रेटर देन इक्वल टू C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू C1 लेस देन इक्वल टू 6। सो हमें ये पता चला व्हाट हैपेंस, C कैन बी वेरीड व्हेन C2 इज फिक्स्ड इक्वल टू 4, C1 कैन बी वेरीड फ्रॉम 2 टू 6। जब तक C1 की वैल्यू 2 और 6 तक वेरी करते रहेंगे हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल सोल्यूशन ये वैल्यू है वो 3,1.5 पे ही रहेगी और इस केस में प्रॉफिट में चेंज आ सकती है 12,000 टू 24,000। ये कैसे बना, 2 को हमने 5 की जगह प्लेस किया, 4 एज इट इज, x1 में हमने 3 पुट किया और x2 की जगह 1.5 पुट किया। इसी तरह से अगर हम C2 की सेंसिटिविटी चाहते हैं तो हम C1 का कोएफिशिएंट 5 ओरिजिनल जो है वो इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे और C2 के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। C2 डिनोमिनेटर में पहला काम हम करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट करने का मतलब है इनको हम उलट देंगे और इनइक्वालिटी हम रिवर्स कर देंगे। तो रेसिप्रोकेट करना हो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना हो इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाती है। सॉल्व करने के लिए -5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये -5 5 से कैंसल और सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास C2 की जो रेंज बनेगी वो 10/3 से 10 तक बनेगी। सो पता चला कि C2 की वेरिएशन 10/3 से 10 तक पॉसिबल है और जब C2 4 की जगह 10/3 लगाएं, ये 5 रहने दें, x1 और 1.5 लगाने से हमारे पास 20 बनेगा और z की वैल्यू जब C2 को 10 रखेंगे तो हमारे पास 30 बनेगा। तो अब हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। Hence, at current optimal solution, the cost of exterior paint X1 can be paid from $2,000 to $6,000 per ton, resulting in profit variation from $12,000 to $24,000. Consequently, we can compute per $1,000 variation in cost of exterior paint X1 changes the profit $3,000. So $1,000 change in the exterior paint cost changes our profit for $3,000. Similarly, at current optimal solution, the cost of interior paint X2 can be varied from $10/3,000 to $10,000 per ton, resulting in profit variation from $20,000 to $30,000. Consequently, per $1,000 variation in the cost of interior paint changes the profit up to $1,500 for this variation. Hopefully, this will be helpful for you people to understand the sensitivity of objective function coefficients. Forthcoming lectures में हम लोग बाकी sensitivity पढ़ेंगे. Best of the luck for the further lectures.